guys, welcome back to our channel Vantra Education. I am Anjali and today we are going to study colligative property, which is most important topic of this chapter for CBSE boards. If you want to study this from NCERT book, then go through page number 47. So let's start our video. Here is the definition of colligative properties. The properties of solution which depends on number of solute particle in solution and not in any way on the size or chemical nature of the solute particle. It means ऐसा प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल या फिर उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है उसे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट या फिर साइज उसका जो है उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वोटिंग हो रहा है तो उसमें ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल उसमें वोटिंग किए हैं। ऐसा तो नहीं होता है वोट काउंट होते समय कि आप मोटे हैं तो आपका वोट काउंट नहीं होगा या फिर आप काले हैं तो वोट काउंट नहीं होगा, गोरे हैं तो होगा। इस टाइप से नहीं होता है, बस नंबर मतलब कि नंबर और अमाउंट जिसमें इम्पॉर्टेंट है वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब बहुतों के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या ज़रूरत है इसका। तो इसका जवाब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग मोलर मास निकालते हैं। जब साइंटिस्ट लोग न्यू कोई भी कंपाउंड मतलब बनाते हैं तो उसका मोलर मास निकालने में उन लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग 4 तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डील करने वाले हैं। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड है एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर, थर्ड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस। तो चलिए पढ़ते हैं उसको, बट उससे पहले अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने कॉपी में नोट करके ये पॉइंट लिख लीजिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर ऑल्सो कॉल्ड डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी। तो नोट में सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर स्टडीड ओनली इन केस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब कि जिसमें हम लोग नमक या चीनी मिलाएंगे उसी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक बीकर में पानी लिए, सॉल्ट लिए और सॉल्यूशन लिए। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इन सब में ये सॉल्वेंट या सॉल्यूशन किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो आंसर होगा इसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और ये हम लोग पिछले लेक्चर में इसका रीज़न पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये समझिए कि जैसे जैसे सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्ट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। सॉल्ट का जो अमाउंट है वो बढ़ेगा, वेपर प्रेशर कम होगा। तो हम लोग का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था कि वो नंबर पे डिपेंड करता है सॉल्यूट के, ना कि नेचर पे। तो यहाँ पे जब हम लोग नंबर बढ़ा रहे हैं तो मतलब जो वेपर प्रेशर है वो कम हो रहा है, तो यहाँ पे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो अब हम लोग फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे नेम से ही आपको समझ में थोड़ा आ जाएगा। लोअरिंग मतलब क्या होता है, कम होना। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब कि वेपर प्रेशर का कम होना। तो पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि जब हम लोग सॉल्यूट का नंबर बढ़ा रहे थे, अमाउंट बढ़ा रहे थे, नमक ज़्यादा डाल रहे थे पानी में, तो वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन का कम हो जा रहा था। तो अब इसको लिखना कैसे है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट in a solution is less than in case of pure solvent because of decrease in number of molecules of solvent
on surface as some molecules of solute acquire surface area। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जब हम लोग नमक डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो है कुछ सरफेस एरिया को अक्वायर कर लेगा। तो जो वाटर का सरफेस एरिया था वेपर प्रेशर में जाने का वो कम हो जाएगा। इसके कारण जो है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाता है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो रॉल्स लॉ के सेम है। रॉल्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए जो हम लोग पढ़े थे, इट इज़ सेम एज रॉल्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में जो रॉल्स लॉ हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियोज़ में, वो इसी के तरह था, सेम था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं PA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XP। तो यहाँ पे हो जाएगा PA इज इक्वल टू PA नॉट XA। PA नॉट यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, उसको हम लोग PA नॉट लिए, मतलब पानी का वेपर प्रेशर जब उसमें हम लोग कुछ भी नहीं मिलाएं। तो यहाँ पे XA प्लस XB जो मोल फ्रैक्शन होता है वो उसको हम लोग ऐड करते हैं, टोटल मोल फ्रैक्शन जो वो 1 होता है सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे हम लोग XA को लिख सकते हैं 1 माइनस XB। तो PA इज इक्वल टू PA नॉट 1 इंटू 1 माइनस XB हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल मैथ लग रहा है, तो इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो PA इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA नॉट XB आएगा। फिर XB PA नॉट XB इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA। तो जो PA नॉट माइनस PA है इसी को हम लोग लोअरिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग डेल्टा P से डिनोट कर सकते हैं। तो लोअरिंग मतलब मैग्नीट्यूड में कम होना, मतलब कि जैसे जैसे हम लोग उसमें सॉल्यूट डाल रहे थे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो वही लोअरिंग, मतलब नमक डालते जाएंगे वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे वही लोअरिंग को हम लोग डेल्टा P से शो करते हैं। अब लोअरिंग बाय प्योर इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग का XB इज इक्वल टू डेल्टा P बाई PA नॉट आ जाएगा, जिसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग बोलते हैं। तो XB को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं NB अपॉन NA प्लस NB, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ B को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो NB बाई NA प्लस NB इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट हो जाएगा। वाले केस में क्या होगा कि डेल्टा P जो है वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि आप उसमें हम लोग सॉल्यूट का जो नंबर है वो बढ़ाते जाएंगे, तो लोअरिंग का जो मैग्नीट्यूड है वो भी जो है वो बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि लोअरिंग बढ़ता जा रहा है सॉल्यूट के नंबर बढ़ाने से, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे NB अपॉन NA प्लस NB इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA बाई PA नॉट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम माने कि NB मतलब जो सॉल्यूट का मोल है वो बहुत कम है सॉल्वेंट के मोल से, क्योंकि हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन पे इसको पढ़ रहे हैं, तो PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट जो है वो इक्वल हो जाएगा NB अपॉन NA के। तो यहाँ पे मोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। उस वाले फार्मूला से यहाँ पे हम लोग का ये वाला फार्मूला निकल कर आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जब साइंटिस्ट लोग कोई नया कंपाउंड बनाता है तो उन लोग को उसका मोलर मास फाइंड करने के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग मोलर मास को निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को ये वाले फार्मूला पता है और ये हम लोग पीछे डिराइव कर चुके हैं। तो यहाँ से ये मोलर मास का फार्मूला हो जाएगा। ये वाले फार्मूला को आप यूज़ करके मोलर मास न्यू कंपाउंड का निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का सेकंड प्रॉपर्टी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको डिटेल में इसको समझा दूंगी। तो पहले हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इट्स ऑलवेज हायर दैन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट and this difference in boiling point is known as elevation in boiling point। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बस उसी के लिए एप्लीकेबल है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा
एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सोचेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका पहले आपको मैं मतलब समझाती हूँ। तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि जिस टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग TB से डिनोट कर सकते हैं, और इसका मतलब होता है जब वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। जैसे कि अगर आपको भूख लगा है तो आपको अपना भूख मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खाना के पास जाना पड़ेगा, ना कि खाना आपके पास आएगा। तो वैसे ये दोनों सेम मीनिंग नहीं है। यहाँ पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। जैसे कि अगर कोई कप में पानी रखा है तो वो खुद ब खुद बॉयल नहीं होगा, क्योंकि उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत तरह के गैसेज होते हैं। तो जब आप उसको गैस स्टोव पे रखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो है उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ने लगेगा, और एक ऐसा स्टेज आएगा जब वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, और उसी स्टेज को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो चलिए इसको हम लोग ग्राफिकली समझते हैं। तो जब हम लोग किसी कप में पानी लिए थे तो उस समय का हम लोग वेपर प्रेशर मान लेते हैं यहाँ पे था, और जब हम लोग उसको गर्म किए गैस या स्टोव पे तो उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है, ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बात याद रखिएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो गया। तो इस टाइम हमारा जो टेम्परेचर है वो TB0 हो जाएगा। अब हम लोग जब प्योर लिक्विड का लिए थे तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है, और जब हम लोग उसमें चीनी या नमक मिला देंगे तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कम हो जाएगा। तो अब हम लोग को सॉल्यूशन को वेपर प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इक्वल करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दिए हैं। तो इन दोनों का तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा TB। तो इन दोनों का जो टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बोलते हैं। तो जैसे जैसे इसमें हम लोग नमक या चीनी बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोग को जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो डेल्टा TB जो है वो ज़्यादा होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि जो डेल्टा TB है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे इसमें नमक या चीनी मिलाएंगे तो इसका हम लोग जो डिस्टेंस है वो बढ़ाते जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मान लीजिए कि पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना था, और फिर जब हम लोग उसमें चीनी या नमक मिलाए तो इतना हुआ, और फिर उसमें जब हम लोग और मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर और धप से गिर जाएगा। तो जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस हिसाब से जो टेम्परेचर है वो हम लोग को और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब क्या आप लोगों को पता है जब हम लोग हाइट्स पे जाते हैं, मतलब हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं पहाड़ों पे, तो वहाँ खाना पकने में टाइम लगता है। तो अगर टाइम लगता है तो क्यों लगता है, क्या आप लोगों को पता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हायर एल्टीट्यूड्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। अब मान लीजिए यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, और पहाड़ों पे जब हम लोग गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ आ गया घट के। तो इसको हम लोग सॉल्वेंट लिए तो उसको बॉइलिंग पॉइंट तक आने के लिए तो यहीं पे आके वो बॉयल हो जाएगा। मतलब कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो, मतलब कि टाइम जो है बॉयल तो वो जल्दी हो जा रहा है। मतलब कि जितना अभी होता था लैंड पे उससे ज़्यादा जल्दी बॉयल हो जा रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो गया है। तो टेम्परेचर जो है वो भी तो कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 100 डिग्री पे होता होगा तो वहाँ 98 पे हो जाएगा।
तो जब ऐसा दिख तो रहा है कि खाना बॉईल हो रहा है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। इसके कारण खाना को बनने में वहाँ टाइम लगता है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि प्रेशर कुकर में क्यों जल्दी बॉईल हो जाता है आलू। जैसे कि अगर आप नॉर्मली कोई बर्तन में रखेंगे तो वो जल्दी बॉईल नहीं होगा, लेकिन प्रेशर कुकर में आलू या कोई भी दाल वाल जल्दी बॉईल हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप लोग उसका ढक्कन प्रेशर कुकर का लगाते हैं तो उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कांटेक्ट है वो टूट जाता है, और अब इसका टारगेट होता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचना नहीं होता है, लिड के प्रेशर तक पहुंचना होता है। और लिड का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा होगा, तो ये 1 atm से भी ज्यादा होगा। इसका मतलब टेम्परेचर जो है उसमें वो ज्यादा हो जाएगा, तो जिसके कारण जो खाना है वो जल्दी बॉईल होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग दो चीज सीखे कि हायर एल्टीट्यूड्स पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो डेल टीबी है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अब जितना उसमें सॉल्यूट डालेंगे उतना है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट होते जाएगा। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के एक्स बी, यहाँ पे के जो है वो कांस्टेंट है। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास के फॉर्म में। तो यहाँ पे K जो है वो कांस्टेंट है और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि आप पानी का जितना मोलर मास लीजिएगा वो तो उतना ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, वो थोड़ी ना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये और ये कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इन दोनों के कांस्टेंट को हम लोग KB के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो यहाँ से डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM हो जाएगा। पे हम लोग Kb को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, और Kb इज इक्वल टू K इंटू Ma होता है। इसका मतलब ये हुआ कि Kb जो है वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है Kb इज फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर सॉल्वेंट एंड चेंजेस विद चेंज इन सॉल्यूट। तो डेल Tb जो है वो मोलैलिटी पे डिपेंड करता है कि मोलैलिटी कितना है। तो यहाँ पे डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और इसको हम लोग खोलेंगे कांस्टेंट। तो डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू M, मतलब मोलैलिटी। और KB कहाँ से आया ये अभी मैंने आपको बताया है। तो डेल TB इज इक्वल टू KB और मोलैलिटी को खोलेंगे तो ये होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोलर मास को निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को यूज करके हम लोग कैसे मोलर मास निकाल सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे मोलर मास निकालने के लिए। और इससे आप देख सकते हैं कि सॉल्यूट जब चेंज होगा तब डेल TB, यहाँ पे से आप देख सकते हैं कि सॉल्यूट जब चेंज होगा तो डेल TB भी KB भी चेंज होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेगा तो कैसे इसको आंसर करना है, कैसे पूछेगा। तो आपको पूछ सकता है प्रूव दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या करेंगे आप? तो हमने देखा है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, मतलब मोलैलिटी। यहाँ पे M जो है मोलैलिटी होता है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल पे ये डिपेंड कर रहा है डेल्टा KB। मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो यही ना था, जब सॉल्यूट का नंबर मैटर करेगा, ना कि उसका नेचर या फिर साइज, ये सब। तो नंबर ऑफ मोल्स पे ये डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। या फिर आप इसको मोलैलिटी को सॉल्व भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी को यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे, जिसमें कि WB जो है वो वेट ऑफ सॉल्यूट को डिनोट कर रहा है। वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कोई भी अननोन सॉल्यूट का आप मोलर मास निकालिए।
तो इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम हो जाएगा, और यहाँ पे बी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है, स्मॉल बी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी को हम लोग ये मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से मोलर मास सॉल्यूट का निकाल लेंगे। तो अब हम लोग एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास जिसका दिया है 180 ग्राम, इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन एट व्हाट टेम्परेचर दिस सॉल्यूशन बॉयल। तो इसको आपको निकालना है। यहाँ पे केवी का वैल्यू ये दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का वैल्यू फिक्स होता है, तो वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको एक बार खुद से करने का ट्राई कीजिए। तो ये रहा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें आपको डब्ल्यू बी गिवन है, डब्ल्यू ए गिवन है, एम बी गिवन है, के बी गिवन है। ये वाले फॉर्मूला में आप सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाल लीजिए। तो इस वीडियो में हमने देखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के 4 प्रॉपर्टी होते हैं और हम लोग को इसमें पढ़ना है, बट इस वीडियो में हम लोग 2 पढ़े हैं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बाकी जो 2 बचा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा और उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, बिकॉज ये बोर्ड्स के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को यूज करके कैसे हम लोग मोलर मास निकालते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग का आया था, और हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को यूज करके कैसे मोलर मास निकालते हैं, तो ये वाला आया था। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यही यूज है कि कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसका मोलर मास हम लोग को सॉल्यूट कर कैसे निकालना है, तो उसमें हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला इन दोनों प्रॉपर्टी से आया है। आई होप आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा मेरे साथ पढ़कर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।